हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों, मनुष्य के आमाशय यानी कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और जो गठिया की प्रॉब्लम होती है जिसे हम ऑर्थराइटिस कहते हैं, उसमें मनुष्य के जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन या फिर ऑप्शन डी जिब्रेलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिब्रेलिन। दोस्तों, जिब्रेलिन जो है वो पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। ऑक्सिन जो है वो अनिषेक फलन यानी कि पौधों में बिना निषेचन के फल बनाने में मदद करता है। एथिलीन फलों के पकने में सहायता करता है और साइटोकाइनिन पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सोडियम या फिर ऑप्शन डी सल्फर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर। दोस्तों, प्याज और लहसुन दोनों ही तने हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, इसमें जो गंध आती है वो सल्फर के कारण आती है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पौधों की पत्तियों में पर्णहरिम जो होता है उसमें कौन सा तत्व होता है, तो याद रखिएगा उसमें मैग्नीशियम होता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी शीशा या फिर ऑप्शन डी सोना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोना। दोस्तों, हॉलमार्क का चिन्ह जो है वो सोने पर लगाया जाता है। याद रखिएगा, अगर किसी पदार्थ की गुणवत्ता को पहचानना है तो उसमें एग मार्क लगाया जाता है, यानी कि एग मार्क का संबंध जो है वो पौधों की गुणवत्ता से है। और अगर आपसे पूछा जाता है इको मार्क का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा किसी भी पदार्थ का पर्यावरण के प्रति कितना मैत्रीपूर्ण व्यवहार है उसको प्रदर्शित करता है कौन? इको मार्क। याद रखिएगा, इको मार्क किसको प्रदर्शित करता है? तो किसी पदार्थ के पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 1931, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 1921। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921। दोस्तों, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। आपको पता है कि जनसंख्या सबसे पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। जनसंख्या हर 10 साल बाद की जाती है, याद रखिएगा। और अगली जनगणना कब होगी? तो 2021 में इसी बार होने वाली है। और कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी। कितनी भाषाओं में होगी? तो 16 भाषाओं में होगी। अच्छा, 1921 में जो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि हर साल देखा जाता है कि जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती है, लेकिन 1921 में ऐसा देखा गया था कि जनसंख्या में कमी आई है, इसीलिए इसे जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1951 को कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है यांगसी, ऑप्शन बी बोल्गा, ऑप्शन सी नील या फिर ऑप्शन डी मैसिसिपी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोल्गा। दोस्तों, यांगसी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। नील जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। साथ ही साथ किस महाद्वीप में है? तो याद रखिएगा ये अफ्रीका महाद्वीप में है। मैसिसिपी सिसरी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो ये सारे क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है म्यांमार, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी लाओस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें पाई जाती है, इसीलिए फिनलैंड को झीलों का देश या झीलों की वाटिका कहा जाता है।
याद रखिएगा, म्यांमार को पैगोडा का देश कहा जाता है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, और लाओस किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है हाथियों का देश। तो इसे भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। दोस्तों, रिंग ऑफ फायर कहने का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, इस महासागर के चारों ओर जो स्थलीय भूमि है उसके चारों ओर क्या होता है? ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसीलिए ये एक रिंग की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है अंध महासागर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइफून के नाम से चक्रवात को किस देश में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज, या फिर ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। दोस्तों, चीन में टाइफून कहा जाता है चक्रवात को। अमेरिका में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो वहाँ पर टॉर्नेडो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। और वेस्ट इंडीज तट पर चक्रवात को कहा जाता है हरिकेन। तो ये सारे क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है इसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शाम का तारा, भोर का तारा, इन सब नामों से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा साइरस है। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 21 का, या फिर अनुच्छेद 19। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का। दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में है। और किस भाग में है? तो भाग 4 का में है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कितने मूल कर्तव्य वर्तमान में भारतीय संविधान में है, तो याद रखिएगा 11 मूल कर्तव्य है। अच्छा, मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया था? तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति की अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा, अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, या फिर ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा जो हिंदी है इसे अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसको अपनाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 12 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 9 जनवरी, या फिर ऑप्शन बी 4 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 दिसंबर। दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिशा ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और कथकली कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथकली कर्नाटक। दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो भरतनाट्यम बिल्कुल सही है। उड़ीसा का जो लोक नृत्य है वो ओडिसी है, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी, ये भी सही है। लेकिन कथकली कर्नाटक से संबंधित नहीं है। कथकली जो है वो केरल का लोक नृत्य है, और कर्नाटक का लोक नृत्य जो है वो है यक्षगान। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कोशिका का, ऑप्शन बी ऊतकों का, ऑप्शन सी मिट्टी का या फिर ऑप्शन डी भूकंप का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊतकों का। दोस्तों हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मिट्टी का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और भूकंप का अध्ययन जो है वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है सल्फर, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। दोस्तों जो नदियाँ होती है, नदियों में पानी जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन घुले होते हैं, जिससे से क्या होता है, जो जानवर होते हैं, जो मछलियाँ होती है, कीड़े मकोड़े जो पानी के अंदर रहते हैं, वो उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसी चीज़ें उग जाते हैं नदियों के ऊपर जो नीचे की जो ऑक्सीजन है उसको खींच लेते हैं, जिससे नीचे की ऑक्सीजन क्या होती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड पानी में डिमांड बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि नीचे के जो जीव होते हैं वो मरने लगते हैं, जैसे कि मछलियाँ, जैसे कीड़े मकोड़े, ये सब मरने लगते हैं। तो इसमें अगर पूछा जाता है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है, तो ऑक्सीजन को मापा जाता है कि उस पानी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा बची हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? ऑप्शन आपके सामने है जबड़े में, ऑप्शन बी जांग में, ऑप्शन सी गर्दन में या फिर ऑप्शन डी हाथों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जबड़े में। दोस्तों मानव शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां होती है, जिनमें जबड़े की मांसपेशी जो होती है वो सबसे मजबूत होती है। अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो फीमर है, और ये कहाँ पर है, तो ये जांग में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे, क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी राइब्यूलेस या फिर ऑप्शन डी ज़ैंथोफिल। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हम फिर से लौटेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए।